गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो भी पढ़ाया था सभी को अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोगों ने, रिवीजन वगैरह कर लिया उसका? फिर आगे चले हम लोग। तो रोलिंग जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो डायनामिक्स ऑफ रोलिंग में हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि कोई भी अगर बॉडी है उस पे कुछ एफ फोर्स लग रहा है। ये तो पहले जनरल मोशन का डायनामिक्स ऑफ जनरल मोशन एक तरह से ये है। यहाँ पे जनरल मोशन लिखा, तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई भी बॉडी है उस पे एफ फोर्स लग रहा है तो वहां पे हम एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। ए वहां पे हम सेंटर ऑफ मास का लेंगे ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर एम इंटू ए। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। ना एक तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लगा सकते हैं, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लगा सकते हैं। फिर अगर हमें सिस्टम की मोमेंटम निकालना हो तो हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालेंगे, मतलब एम इंटू वी सी एम। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। जनरल मोशन में हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, है कि नहीं बच्चों? फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था रोलिंग मोशन में हमें क्या करना रहेगा। रोलिंग मोशन में हमें क्या क्या करना रहता है? एक तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन, मतलब एफ इक्वल टू एम ए। फिर रोटेशनल इक्वेशन, बच्चों आवाज आ रही है ना? रोटेशनल इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। और तीसरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। ठीक है, हमने कल यहां तक देखा था ना। फिर हमने इस पे दो प्रॉब्लम किए थे। एक प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने एक स्फीयर लिया था और उसके सेंटर पे फोर्स लगाया था। सेंटर पे फोर्स लगाया था तो देखा था एक्सेलरेशन कितना आएगा। मास ले लिया था, कुछ रेडियस ले लिया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला था लास्ट क्लास में। और हमने देखा था यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसको रोटेट करने का काम कर रहा है। और एफ और
कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का रिजल्टेंट उसको एक्सीलरेट करा रहा है। फिर इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। अब देखो लास्ट क्लास में बच्चों आपने देखा होगा जब इस पे हमने सॉल्व किया था तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे निगेटिव आ रही है। बच्चों की सॉल्व किया था आपने फ्रिक्शन फोर्स, लास्ट प्रॉब्लम में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली थी। तो फ्रिक्शन आपने देखा होगा यहाँ पे निगेटिव आया है। निगेटिव का यहाँ क्या मतलब होगा, निगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, आगे को समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप स्फीयर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो वैसे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी आगे को लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो आगे को लग रहा है। समझ आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर जब हम कोई भी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन वहां पे किसी केस में पीछे भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे पीछे लगा, किसी केस में आगे भी लग सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप देख रहे हो अगर आपने गलत मान लिया तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या। अगर आपने गलत मान लिया तो उससे सॉल्विंग में कोई दिक्कत आई नहीं। आप गलत, अगर आपको जो समझ आए, नॉर्मली हम यही करेंगे कि जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर फ्रिक्शन प्लस में आया तो मतलब हमने सही डायरेक्शन लिया है, अगर माइनस में आया तो हम उसको रिवर्स कर लेंगे। तो सॉल्विंग के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कभी केवल डायरेक्शन पूछा जाए कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, पीछे को या आगे को, पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, तो उसके लिए फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन देख लेंगे। तो अभी के लिए लेकिन वो नहीं है, थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। लेकिन एक चीज आपको क्लियर है कि फ्रिक्शन हमेशा पीछे नहीं होता है, फ्रिक्शन जरूरत पर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है ना। ठीक है बच्चों। तो रोलिंग पे ही और प्रॉब्लम करते हैं अभी हम लोग। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और इस पे मैंने एक बॉडी को ऐसे रख दिया है। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये इंक्लाइन प्लेन रफ है, सफिशिएंट रफ है, बोल दिया गया है कि रोलिंग ही हो रही है। तो हमें बताना है कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना। ट्राई करो बच्चों।
अनिकेत बता रहा है 5G sin थीटा बाय 7। चेक करते हैं अभी। ठीक है, चेक करते हैं। देखो हमें यहाँ पे पता है कि फोर्स क्या लग रहा होगा, ऐसे सेंटर पे आप बोलोगे इधर को mg sin थीटा फोर्स लग रहा होगा ना, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ऐसे फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा। तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा, नीचे जाना चाहेगा ना, पूरी बॉडी हमारी नीचे जाना चाहेगी ना, तो ये नीचे वाला पॉइंट भी नीचे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर ऐसे ऊपर को लगा होगा। तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन उसका नेट उसको एक्सीलरेशन देगा, और फ्रिक्शन की वजह से वो ऐसे घूम जाएगा कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। तो हम लोग क्या क्या कर देंगे, 3 इक्वेशन लिखेंगे ना। ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नीचे को फोर्स है mg sin थीटा, ऊपर को फ्रिक्शन, और इन दोनों की वजह से वो नीचे को जा रहा है a एक्सीलरेशन से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू a। नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। अब रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, क्या mg sin थीटा का कोई टॉर्क आएगा, यहाँ ध्यान रखना mg cos थीटा भी लग रहा होगा, वो ऐसे लग रहा होगा ना, सेंटर से जा रहा होगा, और नॉर्मल ऊपर को लग रहा होगा। वो सारे फोर्सेस बैलेंस है ना, नीचे को एक तो mg cos थीटा भी लग रहा होगा, और ऊपर को नॉर्मल भी लग रहा होगा, वो सारे फोर्सेस बैलेंस है। टॉर्क केवल किसकी वजह से आएगा बच्चों, टॉर्क केवल किसकी वजह से आएगा, सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन की वजह से आएगा। तो आप क्या बोलोगे, F इंटू आर। देख लो ना, सेंटर से डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो F इंटू आर टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई किसके अबाउट ले रहे हैं, टॉर्क किसके अबाउट ले रहे हैं, सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और इंक्लाइन प्लेन क्या है, फिक्स है ना, एक तरह से ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड पे जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे कि आगे कोई ए से जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, और ग्राउंड वाला पॉइंट रुका हुआ है, तो इसका पॉइंट क्या होगा, नीचे को ए ऊपर को आर अल्फा। तो नेट हम बोल सकते हैं ए माइनस आर अल्फा बराबर 0। सही बात है बच्चों, मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा। थर्ड इक्वेशन में किसी को डाउट है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन को लिख रहे हैं ना, R को दूसरे साइड ले जाएंगे, I की वैल्यू डाल दो, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर, अल्फा की जगह a/r, और इधर एक r था उसको नीचे ले आए तो ये r स्क्वायर हो गया है। तो ये हमारा आ जाएगा F इक्वल टू 2/5 ma। इसको मान लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशन है। अब फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करेंगे ना, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी mg sin थीटा माइनस F इक्वल टू m इंटू a, दोनों को ऐड कर दो, तो mg sin थीटा इक्वल टू आ गया 2/7 ma। तो कट गया, a की वैल्यू आ गई 7g sin थीटा बाई 2। कुछ गड़बड़ कर दिया, ये ऐड करने में गड़बड़ कर दिया ना, ये कितना आ जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं अभी, पंकज जी क्लास लगानी पड़ेगी मुझे भी। 7/5, तो 5/7। अरे यार ठंडी में क्या ही एसी लगाए, ठंडी ने वैसे ही बैंड बजा रखी है। तो
सबको समझ आया बच्चों? काम अपन को वही बार बार करना है ना, 3 इक्वेशन करनी है, ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलेगा सभी को, क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, लेकिन इसको मैं बिना वैल्यू के एक बार सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ताकि इसमें कुछ जनरल चीजें हमें सॉल्व कर देखनी है। ये नोट कर लो, इसमें आय की वैल्यू हमें बिना डाले एक बार आय के टर्म में आंसर निकालना था। तो ये पहले तो नोट कर लो, फिर आय के टर्म में एक बार इसी को लिखता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पे हमें देखनी थी, नोट कर लो भाई। हाँ, एमटी के बाद एक दिन की छुट्टी दे देंगे, एक दिन की चलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिलेगी। आय की वैल्यू श्रेयस, आय की वैल्यू यहाँ डाली हुई है ना, ये आय की वैल्यू यहाँ पे 2/5 mr² डाली है। आर को इधर ले आए हैं और अल्फा को a/r डाला है। सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू याद किया होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। सबको ये कैलकुलेशन समझ आया है ना, कैसे ये इक्वेशन से ये बन गया है। अल्फा की जगह यहाँ से a/r और आई की वैल्यू डाली है, और ये वाला आर इधर ले आए। करके देख लो खुद से, अगर आपको दिक्कत है किसी को भी, तो दोनों इक्वेशन यूज करो, आई की वैल्यू डाल दो। हो गया नोट? देखो यहाँ पे अभी मैंने मोमेंट ये जो सॉल्व किया, इसमें आय की वैल्यू डाल दी है। अगर मान लो हम बिना आय की वैल्यू डाले हुए सॉल्व करते, तो यहीं पे क्या रहता? पहली इक्वेशन थी mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू m इंटू ए। दूसरी इक्वेशन थी f इंटू आर इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आर को इधर ले आएंगे और अल्फा को लिख देंगे a/r। तीसरी इक्वेशन जो आएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वहां ऐसे लिख देंगे ना। समझ आ रहा है बच्चों? इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा। अभी बच्चों छुट्टी की बात नहीं करो, वो मैं देख लेता हूँ। अगर 26 को छुट्टी देनी रहेगी तो फिर एक दिन छुट्टी देने की जरूरत नहीं रहेगी, वो देख लेंगे आगे ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और फोर्थ को। इक्वेशन फर्स्ट प्लस फोर्थ को ऐड करो, तो आपको मिल जाएगा mg sin थीटा इक्वल टू, ए कॉमन हो जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। मतलब ए इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा ओवर m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। समझो बच्चों?
तो इससे देख लो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर हम सेम मास के अलग अलग बॉडी लें तो एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसके लिए आई ज्यादा होगा उसके लिए ए कम हो जाएगा। ए जो है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम मास है, अगर हम मास को सेम रखें, सेम इंक्लाइन प्लेन रखें, सेम इंक्लाइन प्लेन मतलब थीटा सेम रखें, सेम रेडियस रखें, केवल आई चेंज होगा तो वहां पे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। समझो जिसका आई ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। नोट करो इसको, फिर इसको अप्लाई करते हैं। ये देखो ये वाला, यहां से देखो अल्फा को मैंने, प्रणव अल्फा को ए बाई आर लिखा है और एक आर ये और इधर लाया है। हाँ आदित्य, यही बोलना चाह रहा हूं मैं ना, अभी मैं वही चीज पे आ रहा हूँ ना। कैलकुलेशन में बार बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक बार ये कर ही देता हूँ कैलकुलेशन। जब भी ऐसे लिखा है तो पहले मैं अल्फा को लिख रहा हूँ ए बाई आर, फिर आर को इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे बन जा रहा है ना, एफ इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर। फिर ऐड कर रहा हूँ ना ऊपर वाली इक्वेशन से। सब डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज अब मैं देखूंगा नहीं, अब मुझे देखना बंद हो जाएगा डायरेक्ट मैसेज। आगे से डायरेक्ट मैसेज करके रिप्लाई की उम्मीद ना की जाए। हो गया। अब देखो जैसे मान लो कहीं पर एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस पे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे राउंड वाली बॉडीज को रखा। तो जैसे बॉडीज में क्या क्या है, एक तो मान लो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सबके मास और रेडियस सेम है ना, सबका मास सेम है, रेडियस सेम है। रिंग है, डिस्क है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। तो इनमें पूछा जाए कि अगर इनके बीच में रेस लगाया जाए, यहाँ से सबको एक साथ छोड़ दिया जाए, तो रेस कौन जीतेगा, कौन पहले नीचे पहुंच जाएगा।
क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड नीचे जाने में जो टाइम लग रहा है सबके लिए, वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, सबका यहाँ पे आई लिख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर का आई क्या है, 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का आई कितना है, 2/3 mr²। रिंग का mr²। डिस्क का, टाइम का ऑर्डर लिखना है सबके लिए ना, 12 mr²। और यही सेम हो जाएगा आई फॉर हॉलो सिलेंडर, तो ये हो जाएगा आई फॉर सॉलिड सिलेंडर। इसको हम लोग लिख लेंगे 0.4 mr²। कंपेयर करने में इजी रहेगा। इसको 0.67 mr², ये तो हमारा 1 mr² है। और ये हमारा 0.5 mr² है। तो यहाँ पे आय का अगर हम ऑर्डर लिखे तो आय सबसे ज्यादा किसके लिए है? अगर हम आय का ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा आय किसके लिए, देख लो बच्चों, mr²। सबसे ज्यादा यही है ना, रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए। तो आय सबसे ज्यादा रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए। फिर उससे कम किसके लिए है? 1 mr² के बाद उससे अगला टर्म कौन सा है? इन सब में कंपेयर करो, अगला टर्म कौन सा है 1 के बाद? ये वाला है ना, 0.67 ना, ये वाला। तो अगला आय का ऑर्डर में अगर हम डालेंगे तो आय फॉर हॉलो स्फीयर, HS मतलब हॉलो स्फीयर। फिर उसके बाद कौन आएगा? डिस्क 0.5 mr² ना। और सबसे लास्ट में आएगा आय फॉर सॉलिड स्फीयर। तो अब देखो, जो आय का ऑर्डर होगा, ए का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा ना, ए और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिंग का आय ए और हॉलो सिलेंडर का ए सबसे कम हो जाएगा। फिर ए का, हॉलो स्फीयर का ए, फिर डिस्क का ए, फिर ए फॉर सॉलिड स्फीयर। समझो बच्चों। अब जिसका ए ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा नीचे आने में? ए जो है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। और अगर टाइम देखा जाए तो टाइम क्या होगा, जिसका ए ज्यादा उसको कम टाइम लगेगा ना। मतलब जो आय का ऑर्डर होगा वही टाइम का ऑर्डर होगा ना, किसको कितना टाइम लग रहा है अगर इसका ऑर्डर रखा जाए, तो जो आय का ऑर्डर था वही हो जाएगा। टाइम रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए सेम लगेगा। फिर टाइम हॉलो स्फीयर के लिए, फिर टाइम डिस्क के लिए, और सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर के लिए। सबसे फास्ट वही जाएगा ना, सॉलिड स्फीयर। ऐसे आपको टाइम का ऑर्डर पूछा जाता है ना। समझ आया सभी को? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हाँ बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगेगी ना, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो कांस्टेंट आएगा। तो आप v = u + at लगा सकते हो। u 0 है,
डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी रिलेट करना है लगा सकते हो उसके लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? लैग आ गया? अभी नहीं आया श्रेयस, थोड़ा वेट करो लैग का। आगे चले बच्चों। अब इसी में अगर एक चीज ये पूछा जाए कि मान लो हमने इंक्लाइन प्लेन पे एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया और ये रोल करके नीचे जा रहा है ना, बोल दिया गया क्वेश्चन में कि रोलिंग हो रही है, सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस जो है कुछ r है और इसकी हाइट कुछ है h। h की वैल्यू r से बहुत बड़ी है ना, तो आप मान सकते हो कि टोटल नीचे कितना आया है, टोटल ये नीचे कितना आया, वर्टिकल में h नीचे आया है ना। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताओ कितना है, रोलिंग हो रहा है ना, बोल दिया गया कि स्लिपिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है जब वो रोल करके नीचे आ रहा है h हाइट। श्रेयस आराम से लिख लेना ना बेटा, आप जो छूट गया वो जाने दे, सबको क्यों वेट कराएगा। अभी पीडीएफ डालूंगा ही ना क्लास के बाद, तब लोड कर लेना। MGH डायरेक्ट मैसेज मुझे दिख नहीं रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखो मैंने पूछा था, वर्क डन की डेफिनेशन क्या है बच्चों। वर्क इक्वल टू क्या होता है, कोई भी फोर्स का वर्क निकालना है तो पहले मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। अरे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं वर्क, फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। और वैसे होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
यही होता है ना बच्चों। और ये डिस्प्लेसमेंट किसका होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट हम किसका लेते थे? कोई रूल था किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना है, या कोई भी पॉइंट का ले सकते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, वेरी गुड, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट लेते थे ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, जब इंक्लाइन प्लेन पर जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा ना, नीचे वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा ऐसे ऊपर को, और नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा हमेशा? नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बच्चों? 0। तो अगर कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो नीचे वाला पॉइंट जब फोर्स लग रहा है तब चल रहा है क्या? अगर उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 है, तो जब उस पे फोर्स लग रहा है तब वो चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमेशा कितना आएगा? 0। सही बात है बच्चों, सभी लोग एग्री हैं? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो जब नीचे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड बताओ, नीचे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो गई है, तो मैं क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? क्या फ्रिक्शन की वजह से यहाँ कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है? अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि भाई नीचे आने में कितनी स्पीड आ चुकी होगी, तो मैं क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क ही नहीं हो रहा। अगर वर्क होगा नहीं तो क्या एनर्जी का लॉस होगा? फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा है यार, काम नहीं करेगा तो क्या एनर्जी का लॉस होगा? डायरेक्ट मैसेज तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं यार। तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? लॉस इन, यहाँ पे कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है जब वो नीचे आ रहा है? तो रेडियस बहुत कम है ना, उसको आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करना कि ये बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा हाइट से ऊपर से आया है, तो नीचे आते आते उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी ये निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ना। रेडियस दिया है क्वेश्चन में छोटा है, तो अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से हाइट लेने में आर को भी ध्यान रखते हैं, बस सीधे एच सोच के कर देंगे। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितने का हुआ? एम जी एच का। और काइनेटिक एनर्जी में कितने का गेन आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी अगर मास है में तो हम लिख देना हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखूं? काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूं, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों लिखेंगे ना भाई, एक क्यों लिखेंगे? रोलिंग हो रहा है ना, रोलिंग हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है ना, रोल करके आ रहा है ना बॉडी नीचे, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे जब रोलिंग होगी तो वहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो हो रहा होगा ना। अगर नीचे वाला सरफेस रुका हुआ है तो वहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाफ v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा,
तो इससे देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mgh ओवर m प्लस आई बाई आर स्क्वायर का अंडर रूट ना। आई की वैल्यू डाल देंगे जैसी बॉडी उस हिसाब से, तो v की वैल्यू आ जाएगी। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? आप चाहते तो v निकालने के लिए एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते थे ना। आप चाहो तो एक्सेलरेशन पता है उससे भी v निकाल सकते थे। यहां से आपने जब इसको छोड़ा तो ये नीचे कोई a एक्सेलरेशन से जा रहा है, 1 मिनट सिद्धि, h हाइट जाना है, a एक्सेलरेशन है, तो ये कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका ये हाइट h है, तो ये वाला साइड कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा लगा के सभी लोग निकाल लोगे। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट कुछ s है, तो s की वैल्यू साइन थीटा लगाओगे तो h बाई साइन थीटा आ जाएगी। अब आपको a पता है तो ये वाली इक्वेशन में डाल दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में। ऊपर रेस्ट से छोड़ा था आपने, a की वैल्यू देखो कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी, i के टर्म में भी डाल रहा हूं ना, mg साइन थीटा ओवर m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। s की जगह कितना डालोगे, h बाई साइन थीटा, साइन थीटा कट जाएगा। डायरेक्ट मैसेज दिख नहीं रहा है प्रणव मुझे, तो चाहे जितना ट्राई कर ले दिखेगा नहीं मुझे। तो ये आ जाएगा 2mgh अपॉन में m प्लस आई बाई आर स्क्वायर ना, वही स्पीड आ जाएगी जो यहाँ आई है वही ऊपर आ जाएगी। समझ आ रहा है प्रणव बेटा? डायरेक्ट मैसेज क्यों कर रहा है, चैट टू एवरीवन डाल, देख तुरंत तुझे डाउट बताता हूँ। देखो भाई, प्रणव का डाउट है कि मैंने तो बोला कि फ्रिक्शन 0 है, तो रोलिंग कैसे हो गई। क्या बच्चों मैंने कहीं बोला कि फ्रिक्शन 0 है? मैंने क्या बोला कहीं फ्रिक्शन 0 है? मैंने बोला फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि फ्रिक्शन 0 है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, मैंने ये बोला है। फ्रिक्शन है लेकिन उसका वर्क डन 0 है। प्रणव तेरा डाउट क्लियर हुआ? फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना भाई, बस काम नहीं कर पा रहा है वो। प्रणव हो गया तेरा डाउट क्लियर? वर्क डन 0 कैसे आया? बड़ी दिक्कतें हैं जिंदगी में। सौजन्या का डाउट है कि वर्क डन 0 कैसे आ गया, बॉडी तो चल रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो वर्क डन तो आना चाहिए ना भाई। मेथड 2 लिखना है, यहां से लिखना है। हाँ तेजस, अगर वो स्लाइड होता तो फ्रिक्शन का वर्क डन आता, रोल करने पे नहीं आ पाएगा। फिक्स सरफेस पे अगर कोई बॉडी रोल करेगी तो वर्क डन नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन 0 से लिखना है। ठीक है ग्रेस, यहीं से ना। सौजन्या अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर तेरा डाउट क्लियर करता हूँ। अनम्यूट कर दिया तुझे? सौजन्या अनम्यूट करो, फिर मैं जो जो हाँ पूछ रहा हूँ सर। वो बताओ। देखो वर्क डन की पहले मुझे डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का।
वेरी गुड। अब देखो स्फीयर जब रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, इस बॉडी पे फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? नीचे वाले पॉइंट पे। नीचे वाले पॉइंट पे। अब फ्रिक्शन मान लो एक नीचे वाला पॉइंट तो बार बार चेंज हो रहा होगा ना, हर dt टाइम में पॉइंट चेंज हो जाएगा, है कि हाँ नहीं? और हर dt टाइम में जो नीचे वाला पॉइंट है वो कितना चलेगा? स्पीड इनटू टाइम करोगे ना नीचे वाले पॉइंट के लिए, समझ रहे हो? हाँ हाँ। पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक dt टाइम में, तो आप क्या करोगे, एक dt टाइम की जो भी वेलोसिटी है इनटू टाइम। लेकिन नीचे वाले पॉइंट की कभी भी वेलोसिटी होगी? नीचे वाले पॉइंट की बताओ रोलिंग के टाइम वेलोसिटी कितनी है? सौजन्या बता कितनी है? म्यूट हो गई, फिर से अनम्यूट कर दिया। हाँ सर। नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताओ कितनी है रोलिंग के टाइम पर? 0। जीरो है या 2v है? सर नीचे वाले पॉइंट की 0 होगी ना। जीरो होगी, वेरी गुड। नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो वो एक dt टाइम में वो कितना चल रहा होगा? हाँ 0 चले। अब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो जीरो चल रहा है, तो उसकी वजह से वर्क डन हो पाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में नहीं। डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा ना। हाँ समझा सर। हम कर ही नहीं पा रहे वर्क, वर्क कर ही नहीं पाएगा तो कोई उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। समझा। और किसी को बच्चों डाउट है कुछ? प्रणव तेरा कोई डाउट है तो पूछ ले, तू भी अनम्यूट कर देता हूँ तुझे। प्रणव कहाँ से लिखना है बच्चों, मेथड 2 से लिखना है या अभी उसके ऊपर का भी लिखना है? मेथड 2 से, मेथड 1 भी लिखना है? लिखो भाई जल्दी। नहीं याद नहीं रखनी जानवी ना, अपन कोई बस 3 इक्वेशन लिखने हैं और तुरंत सॉल्व कर लेने हैं। स्पीड निकालनी है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ना, स्पीड निकालनी है तो तुरंत एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, याद रखने की जरूरत नहीं है। रोटेशन के बाद यार हम लोग शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर। हाँ ग्रेविटेशन स्टार्ट करें। हाँ हाँ मेरे हिसाब से अगला चैप्टर तो ग्रेविटी में ही शुरू करेंगे, क्योंकि केसेस तो अब वैसे भी ओवरऑल लगभग अब रुक ही गए हैं, तो 10 दिन में कम हो ही जाएंगे। तुम लोग को वैसे भी वैक्सीन लग ही चुका है होगा अब तक। सर्वेस अभी ऐसे मत काउंट करो कितने चैप्टर बचे हैं, बस ये सोचो कि कोर्स अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। अगले 10 महीने में कोर्स खत्म कर देंगे। हो गया बच्चों?
तो बच्चों आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन में आपने ये देखा कि भाई ये अगर रफ होगा तभी मैं इस यहाँ पे कोई बॉडी को रखूंगा तो वो रोल कर पाएगा ना। अगर ये एकदम स्मूथ होता और मैं कोई चीज को रखता तो वो क्या होता फिर? अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होता और मैं कोई बॉडी को यहाँ रखता तो क्या होता फिर? वो बस वो स्लिप होता ना, केवल ट्रांसलेशनल मोशन करता, रोटेशनल मोशन हो ही नहीं पाता। तो देख लो म्यू का होना बहुत जरूरी है, बिना म्यू के काम नहीं चलेगा ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं कि भाई कम से कम कितना म्यू होना चाहिए कि रोलिंग हो जाए, क्वेश्चन है कि कम से कम, ये क्या हो गया? सपोज हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो हमें बताना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। बहुत ज्यादा म्यू रहेगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ स्टैटिक वाला लग रहा है, स्टैटिक में कितना भी ज्यादा हो जाए वो तो एडजस्ट कर लेगा ना, कम नहीं होना चाहिए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू so that sphere will do pure rolling, रोलिंग लिख देते हैं। सिद्धि जब फ्रिक्शन है ही नहीं है तो फ्रिक्शन इस बार जीरो हो जाता। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जीरो होता तो उसका वर्क डन कैसे आता? फ्रिक्शन होना तो चाहिए वर्क के लिए। स्लाइडिंग हो रही है लेकिन फ्रिक्शन ही नहीं है। टू बाई सेवन टेन थीटा। तरीका आपको पता है कि आप म्यू निकालोगे, वो सॉरी स्मॉल एफ निकालोगे। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप पहले यहाँ पे एफ निकालोगे, लग कितना रहा है, और लेस देन इक्वल टू कर दोगे लिमिटिंग वैल्यू, तो इससे जो भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। समझो बच्चों हमें क्या करना है। बच्चों सॉल्व करूं, सबको पता ही होगा क्या करना है हमें। अरे बच्चों बोलो कुछ, हाँ या ना करें। नीचे को लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर को लग रहा है फ्रिक्शन। ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है, तो हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की जगह लिख देंगे ए बाई आर, और ये वाला आर इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एफ इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। दोनों ऐड कर देते हैं, आई की वैल्यू भी डाल देते हैं ना। सॉलिड स्फीयर है तो आई कितना डाल दें?
सही है बच्चों। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट के साथ ऐड कर दो। फर्स्ट है mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। इनको ऐड करेंगे तो mg sin थीटा इक्वल टू आ गया, कितना आ जाएगा 7/5 m इंटू ए। तो इससे a की वैल्यू आ गई 5/7 g sin थीटा। a की वैल्यू आ गई, तो आप a की वैल्यू ऊपर कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर, तो फ्रिक्शन आ जाएगा 2/5 ma। a की वैल्यू है 5/7 g sin थीटा। सही है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स आ गया 2/7 mg sin थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है। फिर फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होना चाहिए? हमें पता है कि ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक वाला है। स्टैटिक हमेशा लिमिट के अंदर लगना चाहिए, तो यहाँ पे डाल देंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। इंक्लाइन प्लेन पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? इंक्लाइन प्लेन पर इधर को mg cos थीटा लगता है ना, और इधर को नॉर्मल लगता है, वो बैलेंस होते हैं ना। तो म्यू इंटू एन, एन कितना है mg cos थीटा। mg कट गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/7 tan थीटा। कम से कम म्यू कितना होना चाहिए? 2/7 tan थीटा होगा, तभी वहां पे रोलिंग हो पाएगी, या उससे ज्यादा होना चाहिए। सबको अच्छे से समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर लिया है क्रिस, देखो 2/5 mr² डाला था ना, देखो ये लिखा भी है सॉलिड स्फीयर। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आई डालोगे तो सबके लिए म्यू कुछ अलग अलग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये तो मैंने देखो दोबारा सॉल्व कर दिया, एक बार तो अपन अभी कर ही चुके थे कल ही, मतलब ऊपर ही किया था। तो आप देखो बच्चों, रोलिंग पे थोड़े हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अब थोड़ा थोड़ा मैं वैरायटी ला रहा हूँ। अभी तक तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे। मान लो मैंने
सॉलिड सिलेंडर लिया और उसके ऊपर एक प्लैंक रख दिया, ग्राउंड पे, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये सॉलिड सिलेंडर है ना। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लैग वगैरह नहीं है ना कुछ? हेलो। और मैं प्लैंक को F फोर्स लगा के खींचने लग जाऊं, प्लैंक पे F फोर्स लगा रहा हूं ना, तो प्लैंक चलेगा, और प्लैंक चलेगा तो ये भी यहाँ पे घूमते हुए आगे को जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि रोलिंग हो रही है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ प्लैंक कितना आएगा और एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? हर जगह सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। नहीं आदित्य, सही नहीं है, फिर से ट्राई करो। एक चीज ये याद रखना, जो ट्रांसलेट करेगा उसके लिए केवल ट्रांसलेशनल इक्वेशन, जो चीज रोल कर रहा है उसके लिए 3 इक्वेशन, 3 में तीसरी इक्वेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक से ज्यादा है। आदित्य तेरा गलत है ना, फिर से ट्राई करो। है ना भाई आदित्य, ऐसे थोड़ी है, दोनों साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन क्या एक्सीलरेशन सेम है? अगर एक्सीलरेशन सेम होता तब ना हम बोलते दोनों का कोई एक सिस्टम पकड़ के लिख दो F इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन अलग अलग है तो आप क्या लिखोगे? F इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। और ग्राउंड का फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड भी है।
अनिकेत चेक करना पड़ेगा, गलत ही लग रहा है यार। तेजस सॉल्व करके चेक करते हैं ना। सॉलिड सिलेंडर लिया इस बार मैंने ना, सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, सॉलिड स्फीयर नहीं है ना। एक ऐसे सिलेंडर है, उस पे आपने एक प्लैंक रख दिया है और प्लैंक खींचोगे तो सिलेंडर रोल कर रहा है। सॉल्व करूं? सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। चेक करते हैं अब। देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने एफ फोर्स प्लैंक पे लगाया, तो सबसे पहले कौन चलना चाहेगा? आपने फोर्स जो है वो प्लैंक पे लगाया है, तो सबसे पहले कौन चलेगा? प्लैंक चलना चाहेगा। जैसे ही प्लैंक चलना चाहेगा, ये सिलेंडर के पॉइंट क्या देखेंगे कि भाई मेरे ऊपर वाले पॉइंट आगे जाना चाह रहे हैं, तो तुरंत सिलेंडर क्या बोलेगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, मैं आगे जाने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास फ्रिक्शन है। तो ये क्या करेगा, इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा ना, सिलेंडर पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा, तो बदले में एक्शन रिएक्शन प्लैंक पे पीछे को लगेगा, तो एक्शन रिएक्शन सिलेंडर पे आगे को लगेगा ना। यहाँ पे दो फ्रिक्शन है, ग्राउंड का भी और प्लैंक का भी, तो इसलिए ऊपर वाले फ्रिक्शन को F1 लिख दिया है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ऊपर F1 लग रहा होगा, प्लैंक पे पीछे को और प्लैंक सिलेंडर पे आगे को लगाएगा। अब सिलेंडर पे जैसे ही आगे को फ्रिक्शन लगा, सिलेंडर भी चलना चाहेगा, सिलेंडर भी आगे जाना चाहेगा और साथ में रोटेट भी करना चाहेगा क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लगा है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट नेट किधर जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। समझो ना, ये फ्रिक्शन इसको रोटेट कराएगा, तो रोटेट होने की वजह से तो ये पॉइंट पीछे जाएगा ना। अगर मुझे ये समझ आ जाए कि ये पॉइंट किधर जा रहा है, तो मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आएगा ऐसे ना, क्योंकि F1 लग रहा है तो ये आगे एक्सेलरेट करेगा और ऐसे घूमेगा, घूमने की वजह से ये पॉइंट पीछे जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे समझ नहीं आता कि फ्रिक्शन किधर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, तो हम क्या करें बच्चों, मान लेंगे कि कोई भी एक डायरेक्शन में है। तो मैंने मान लिया कि इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और इसको सॉल्व कर देंगे। ध्रुव अपोजिट जिधर मन उधर ले सकते हो ना, मैंने मान लिया कि पीछे लग रहा है। ठीक है, तो अब सबका अगर FBD बनाए तो क्या क्या बनेगा, ऊपर जो प्लैंक है उस पे आगे को F फोर्स लग रहा है, पीछे को F1 लग रहा है और ये आगे को A1 एक्सीलरेशन से जा रहा है। सिलेंडर पे देखोगे, सिलेंडर अच्छा नहीं बना, एक मिनट, ये सिलेंडर का साइड व्यू का डायग्राम बनाया है ना। सिलेंडर है, इस पे इधर को F1 लग रहा है, पीछे को F2 लग रहा है, तो इसके वजह से ये A2 एक्सीलरेशन से जा रहा है और अल्फा से कुछ घूम रहा हो। सही बात है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? नहीं है। तो अब देखो, ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। इसका मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल। अगर कोई चीज ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उसके लिए केवल ट्रांसलेशनल इक्वेशन। और ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है ना, तो इसके लिए 3 इक्वेशन। समझो बच्चों, तो अब हम लोग सबसे पहले प्लैंक के लिए लिखेंगे। प्लैंक के लिए इक्वेशन क्या होगी, प्लैंक पे कैपिटल F आगे को, पीछे को F1 और प्लैंक इधर को A1 से जा रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे,
F माइनस F1 इक्वल टू M इंटू A1। सही बात है। प्लैंक के लिए ट्रांसलेशनल इक्वेशन। बच्चों किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्लैंक की इक्वेशन में? ठीक है। फिर देखो अब सिलेंडर के लिए आगे को इधर F1 लग रहा है, पीछे को F2 लग रहा है, और ये आगे को A2 से जा रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन कैसी आ जाएगी? F1 माइनस F2 इक्वल टू M इंटू A2। मास दोनों का मैंने सेम ही ले लिया था। प्लैंक के लिए अब सॉरी सिलेंडर के लिए सभी लोग रोटेशनल इक्वेशन बताओ। रोटेशनल इक्वेशन बच्चों बोलो। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। इमोशनल कर दिया यार तुम लोगों ने तो आज, अच्छे कर ले रहे हैं। तो F ना यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? F1R F2R, टोटल ये टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। सही बात है। तो देखो हमने अभी सिलेंडर के लिए ट्रांसलेशनल लिख दिया, सिलेंडर के लिए रोटेशनल लिख दिया। अब सिलेंडर के लिए हमें लिखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। सिलेंडर में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं? 2। सिलेंडर में अगर 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं तो उसके लिए कितने फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग? 2 लिखेंगे ना। सबसे पहले नीचे वाले पॉइंट के लिए बताओ। नीचे तो ग्राउंड है ना, तो नीचे वाला पॉइंट तो रुका हुआ है। इसका ये पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? पॉइंट बी का आगे को है A2, पीछे को है R अल्फा। तो नेट कितना आएगा पॉइंट बी का? सही बात है बच्चों। पॉइंट बी के लिए A2 माइनस R अल्फा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? हाँ, A2 माइनस R अल्फा बराबर 0। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। फिर पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए बताओ बच्चों क्या होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन? खुद से बताओ सभी। A1 प्लस R अल्फा इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा वो सेम आना चाहिए ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट कांटेक्ट में है ना। वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड। देख लो यहाँ पर पॉइंट का एक्सेलेरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन, ये ग्राउंड थोड़ी है कि इसका आपने 0 कर दिया, ये तो इसके कांटेक्ट में है ना। ये तो चल रहा है ना आगे को A1 के साथ। समझो बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आगे को ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से A2, रोटेशन की वजह से R अल्फा भी आगे को आएगा, वो बराबर होना चाहिए इस पॉइंट के एक्सेलेरेशन, वो कितना होगा A1 के। तो A2 प्लस R अल्फा इक्वल टू A1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अननोन कितने बच्चों यहाँ पर? F1 F2 A1 A2 अल्फा। अननोन कितने बच्चों यहाँ पर?
और इक्वेशन कितने आ चुके हैं? अननोन है 5 और इक्वेशन है 5। बहुत नाइंसाफी है ये तो। अब क्या होगा? अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन है 5 और अननोन है 5, तो अब कोई दिक्कत परेशानी रह जाएगी? क्या आगे कैलकुलेशन की उम्मीद की जाए? नहीं, कैलकुलेशन की उम्मीद न की जाए। ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आगे के अब कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग खुद ही। प्रणव, तूने डाउट पूछा था क्या? एक मिनट प्रणव, एक मिनट प्रणव, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ भाई। बताओ क्या डाउट है तुम्हें? अनम्यूट किया है प्रणव, बताओ। हाँ सर, वो A2 प्लस आर अल्फा का वो नहीं समझा, वो वाला पॉइंट। पर प्लस क्यों हुआ ये? हाँ, वो A2 प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू A1 कैसे लिखा? पहले ये बताओ, ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सलेशन में A2 प्लस आर अल्फा आएगा, ये बात समझे हो या ये भी समझाना है? हाँ, नहीं ये समझ गया, पर वो इक्वल्स टू A1 आएगा वो। देख, इसके साथ कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में है? इसके साथ प्लैंक का ऊपर वाला पॉइंट कांटेक्ट में है ना। हाँ, और स्लिपिंग नहीं हो, इसके लिए क्या कंडीशन रहती है? दोनों के एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए। तो बस यही तो किया है मैंने। इसका एक्सलेशन और इसका एक्सलेशन सेम कब होगा? जब दोनों को मतलब A2 ये ट्रांसलेशन वाला प्लस रोटेशन वाला आर अल्फा ऐड किया है क्या इधर? हाँ। अच्छा, तू अभी उसी पे डाउट है। देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो ट्रांसलेशनल मोशन से A2 से वो जा रहा है, तो ये भी A2 से जा रहा होगा। हाँ, और ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से, तो घूमने की वजह से क्या होगा? ये पॉइंट तो पीछे जाएगा, लेकिन ये पॉइंट किधर जाएगा घूमने की वजह से? आगे को। तो इसका रोटेशन वाले की वजह से आर अल्फा और आ जाएगा, तो नेट इस पॉइंट का हाँ, एक्सलेशन कितना हुआ? A2 प्लस आर अल्फा। हाँ, और ये अब किसके ओर ऑन होना चाहिए? प्लैंक के साथ वो कांटेक्ट में है। हाँ, तो तो आपके पास A1। स्लिपिंग नहीं हो तो दोनों के एक्सलेशन सेम कर दो। हाँ, रोलिंग की वजह से सेम आ जाएगी। हाँ हाँ, बोल दिया गया ना कि कहीं पे भी कहीं रोलिंग मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही है। हाँ, समझा सर। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई डाउट है? अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर देता हूं। अरे यार, बहुत कैलकुलेशन लग रही है। चलो सॉल्व करता हूँ। देखो, एक तो मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से मैं A2 के टर्म में डाल दूंगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा ना। इक्वेशन 4 + 5 करूंगा तो आ जाएगा 2A2 = A1। तो A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? A2 की जगह मैं A1/2 लिख सकता हूँ। अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस वाली इक्वेशन से A2/R, और A2 को क्या लिख दूंगा? A1/2। अब अल्फा और A2 दोनों की वैल्यू A1 के टर्म में आ गई है। अब ऊपर वाले सारे इक्वेशन को आप A1 के टर्म में कर लो। अब सब मैं A1 के टर्म में लिख रहा हूं ना, इधर कर देता हूं सामने। पहली इक्वेशन को तो एज इट इज रहने दो। दूसरी इक्वेशन F1 - F2 = M × A2। A2 की जगह क्या लिख दोगे? A1/2। याद है बच्चों? अभी हम लोगों ने निकाला ना, A2 की जगह A1/2 लिख देंगे।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर यहाँ पे देखो R को कॉमन करो, इसमें से R को कॉमन करके इधर नीचे ले आओ और अल्फा की जगह लिख दो A2 by R। अल्फा की जगह क्या लिख दोगे? A2 by R, और R को इधर नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा F1 plus F2 इक्वल टू I इंटू अल्फा। अल्फा मतलब A2 by R, और A2 की जगह क्या लिखोगे? A1 by 2, और एक R इधर से भी आया था ना, इधर वाला R आया था तो R स्क्वायर हो गया है। कैलकुलेशन में कहीं भी कोई को डाउट हो तो बोल देना। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड करो, सेकेंड प्लस थर्ड। यहाँ पे I2 की I की वैल्यू भी डाल देता हूँ ना, एक मिनट पहले। I की वैल्यू डालूंगा तो कितना हो जाएगा? हाफ MR स्क्वायर A1 by 2R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, I की वैल्यू डाल रहा हूँ ना, तो ये हो गया हमारा F1 plus F2 इक्वल टू M A1 by 2। सही बात है। अब देखो आप इसको और इसको ऐड करोगे तो F2 कट जाएगा, F1 आएगा, फिर F1 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो F1 कट जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ, बाई फोर हो गया। अब इक्वेशन 2 और इसको ऐड कर दो, मान लो इसको हमने 4 लिख दिया, तो अब 2 और 4 को इधर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 में देख लो, यहाँ माइनस F2 है, यहाँ प्लस F2 है, तो इधर ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2F1। इधर MA1 by 2 है, इधर MA1 by 4 है, तो ये दोनों ऐड होकर के आ जाएंगे 3 by 4 MA1। 2F1 इक्वल टू आया 3 by 4 MA1। तो F1 इक्वल टू लिख सकते हो 3 by 8 MA1। अब देख लो, आप पहली इक्वेशन के साथ ऐड कर दो, इसमें ऐड करोगे तो F1 कट जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। A1 आ गया तो A2 अल्फा सब बता सकते हो। कर लोगे अब आगे बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा मत करवाओ मुझसे, हो जाएगा अभी। इक्वेशन लिखना समझ लो सभी। तो अब ये आराम से नोट कर लेना, 5 मिनट बचा है। मैं एक और क्वेश्चन का, मुझे बस इक्वेशन लिख के दिखा दो। एक और क्वेश्चन बच्चों, केवल इक्वेशन लिख के दिखा दो। सपोज जो प्लैंक अभी ऊपर रखा था सिलेंडर के, मैंने सिलेंडर से प्लैंक उठाया और उसको नीचे रख दिया और प्लैंक को के ऊपर सिलेंडर कर दिया है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसको F4 से खींचूं, दोनों का मास M है, मान लो ये आगे कोई A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये आगे कोई A2 से जा रहा है सिलेंडर, और अल्फा से घूम रहा है, तो अब हमारा ये A1 A2 और अल्फा निकालना है। बस इक्वेशन लिख दो। नीचे ग्राउंड स्मूथ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी ना, सिलेंडर रोल कर रहा है। नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? हाँ, सॉलिड सिलेंडर है। केवल इक्वेशन लिख के दिखा देना है।
हाँ वेरी गुड प्रणव, प्लैंक की इक्वेशन हो गई, सिलेंडर की इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे देखो अल्फा का डायरेक्शन आप खुद बना लेना, किधर को घूम रहा है वो। हाँ रोटेशन की डायरेक्शन यहाँ अपोजिट हो जाएगी। हाँ F इक्वल टू ma2, डायरेक्ट मैसेज नहीं करो कोई भी। वेरी गुड तेजस। ध्रुव कांटेक्ट इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो, अल्फा किधर लिया है तुमने, जैसे मैंने बनाया था वैसे लिया है या अपोजिट लिया है? अगर मैंने जैसे बनाया था वैसे लिया है तो ठीक है। ठीक है ठीक है। अगर अल्फा सबने जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसे लेके लिखा है तो ठीक है। अगर अपोजिट लिया है तो वहां पर फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्लस माइनस का। ठीक है बच्चों, अब सबने लगभग ट्राई कर लिया, मैं बता देता हूँ। देखो जब हम लोग इस प्लैंक को खींचेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर जब हम इस प्लैंक को F फोर्स से खींचेंगे तो सबसे पहले कौन चलेगा? प्लैंक चलेगा। जैसे ही प्लैंक चलना चाहेगा, सिलेंडर देखेगा कि भाई मेरे नीचे वाले पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए वो फ्रिक्शन लगाएगा। हाँ, तो पीछे को इस पे फ्रिक्शन लगेगा F, तो एक्शन रिएक्शन इस पे आगे को फ्रिक्शन लगेगा F। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का अगर हम अलग अलग FBD बना दें, इसको इस पे आगे को F लगा, पीछे को फ्रिक्शन F लगा, यहाँ पे इस पे इधर को F लगा है। अब देखो ये क्या होगा, प्लैंक कैपिटल F और स्मॉल f की वजह से कुछ आगे को A1 से जा रहा होगा, और सिलेंडर पे केवल क्या हो रहा है, केवल F लग रहा है, तो वो इसको आगे को A2 से ले जाएगा। और नीचे फ्रिक्शन लगेगा तो वो घुमाएगा कैसे, ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएगा? सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बताओ बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये आगे को A2 से गया और अल्फा से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया। अब इक्वेशन लिख देते हैं। प्लैंक की इक्वेशन हो गई F माइनस F इक्वल टू M इंटू A1, मास दोनों का M लिया है। सिलेंडर के लिए हम लिखेंगे तो F इक्वल टू M इंटू A2 ना, ये प्लैंक का था, यहां से सिलेंडर का है। प्लैंक की ट्रांसलेशनल इक्वेशन हो गई सिलेंडर की। सिलेंडर की अब रोटेशनल इक्वेशन F इंटू R इक्वल टू I अल्फा। प्लैंक के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, अगर वो A2 से आगे जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, A2 प्लस R अल्फा ना। और वो बराबर होना चाहिए नीचे वाले पॉइंट के एक्सेलरेशन, ओमेगा नहीं अल्फा,
ये क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के एक्सेलरेशन, ये कितने किससे जा रहा है आगे को, a1 से ना, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन a2 प्लस r अल्फा इक्वल टू a1। ठीक है बच्चों, अब अननोन देखो कितने थे, a1 a2 अल्फा और f, 4 अननोन है ना और 4 इक्वेशन है, हो जाएगा सॉल्व। बच्चों समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब होमवर्क दे देता हूँ, फिर अब जो भी रोटेशन का बचा रह जाएगा अब हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। होमवर्क में बच्चों अभी इन टेक्स्ट 4 कंप्लीट कर लेना। सॉल्व एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल में कुछ हो पाएंगे कुछ नहीं हो पाएंगे। एक सेकंड देखता हूँ, जो जो हो पा रहे हैं वो दे देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 23, 24 वैसे मैं क्लास में अभी कराऊंगा, पर ट्राई कर लेना एक बार। 25 भी क्लास में कराना है मुझे, पर ट्राई कर लो। एमटी में जितना ये मैंने आज तक क्लास में पढ़ाया है उतना ही ना, एकदम नोट्स के क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ज्यादा नहीं है कुछ रोटेशन में, बस नोट्स अच्छे से कर लो। ठीक है, इतना कर लो ना, ये दोनों मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ ना, ये दोनों पर ट्राई कर लो। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करूं। ठीक है बच्चों, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमटी एग्जाम। अच्छे से मत जाओ एमटी में। बाय बाय बच्चों, बाय।